अंता सीट खाली हो चुकी है। कंवरलाल मीणा मौजूदा विधायक थे, लेकिन एक आपराधिक मामले के अंदर में कोर्ट के द्वारा जब उनको सजा सुनाई गई उसके बाद में वो खाली हो चुकी थी। अब क्योंकि वहां पे वापस उपचुनाव होने जा रहे हैं, अब क्योंकि कांग्रेस ने जो है अपना प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत जल्द उम्मीदवार घोषणा होने वाली है, लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत ही त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। कारण है नरेश मीणा का। नरेश मीणा जिस प्रकार से छबड़ा से लड़ा, देवली उनियाड़ा से लड़ा, लेकिन अब वो अंता में तैयारी कर रहा है और अंता में तैयारी करने का कारण उसका सिर्फ यही है कि चाहे वो कांग्रेस को नुकसान करे, चाहे वो भाजपा को नुकसान करे, कहीं ना कहीं वो जाति का समीकरण के अंदर में ऐसी जगह फिट बैठ रहा है क्योंकि उसका दावा है कि उसको सर्व समाज के लोग वोट देते हैं। लेकिन अंता की स्थिति दूसरी है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं पंकज मीणा जी, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन यहाँ पे बाजी मारी है कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट देकर, क्योंकि 2 बार के एमएलए हैं और मंत्री भी रह चुके हैं सरकार के अंदर में। पंकज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण की अगर बात की जाए तो नरेश मीणा जो है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपना आपा खोता जा रहा है, तो क्या लगता है, क्योंकि वो छवड़ा से भी लड़ चुका था प्लस आपके देवली उनियाड़ से लड़ा, तो क्या लगता है जनता कहाँ से उसको वोट देगी जब जनता के साथ ही बदतमीजी से बात करता है? देखिए, नरेश मीणा चंचल मन का आदमी है और बहुत ज़्यादा स्थिरता उसमें रहती नहीं है। त्वरित रूप से रिएक्शन करता है। कभी किसी पार्टी में जाता है, कभी किसी पार्टी में जाता है, कभी कौन से ज़िले में पहुंच जाता है, कभी कौन से ज़िले में पहुंच जाता है। और राजस्थान की जनता बहुत ही मैं कहता हूँ सुशील और समझदार है। वो ऐसे लोगों को अच्छे से पहचानती है और मुझे नहीं लगता कि अब इस उपचुनाव में, अंता उपचुनाव के अंदर उनको किसी भी प्रकार के कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। हाँ, ये बात ठीक है कि वो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं और जिस प्रकार के बयानबाजी करते हैं उससे वो चर्चा में जरूर बने रहेंगे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो वायरल किया, अपना डाला है। उन्होंने कहा है कि अंता जो मेरे में 14 तारीख को नामांकन पत्र भरूंगा, और उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि मैं जितने भी मेरे समर्थक हैं, जितने भी लोग हैं, वो अंता आए और अंता आके मुझे आशीर्वाद दें। तो इनके आखिर समर्थक हैं कौन? क्योंकि अगर वहाँ के लोकल वोटर होते तो लोकल वोटरों को आह्वान करता, तो ये समर्थक हैं कौन? ये बहुत पहले एक 1970 के दशक में हिंदुस्तान में कहावत चला करती थी, कुछ नेता उस वक्त ऐसे थे जिनके वोटर और सपोर्टर साथ ही चलते थे। ये भी मेरे ख्याल से उन्हीं में से ही है और शायद उन्हीं के भरोसे ये ऐसी बयानबाजी कर रहा है। राजस्थान की राजनीति बहुत ही सुलझे हुए लोगों की राजनीति है, बहुत ही मैच्योर राजनीति है राजस्थान की। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो अंता के उपचुनाव होने जा रहे हैं और अंता में उपचुनाव घोषणा होने के बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस में सिर्फ फटवल हो रही है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का तो बुरा हश्र होगा, परंतु हाँ, ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी 50,000 से अधिक मतों से जीतेगी और सामने जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी सबकी जमानत जब्त होगी। क्योंकि अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो कहा जाता है कि वहाँ सैनी बहुल क्षेत्र है, तो क्या लगता है कि पार्टी इस बार क्या है, सैनी, क्योंकि प्रभुलाल सैनी भी वहाँ पर 2 बार चुनाव लड़ सके हैं, लेकिन क्या लगता है कि अब इस परिस्थिति में 2025 में जातिगत समीकरण कितना फिट बैठता है अंत में? देखिए, राजस्थान के लोग, जैसा मैंने बताया कि बहुत समझदार और मैच्योर लोग होते हैं। वो जमाना गया जब राजनीति जाति आधारित होती थी, अब विकास की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति के और विकास के मुद्दे के ऊपर ही चुनाव में जाएगी। मैं याद दिलाना चाहूँगा, पिछले 20 महीने से राजस्थान में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार जिन्होंने शानदार काम किया है, विशेषकर बिजली, पानी और उद्योगों के नज़रिए से, तो राजस्थान के जो अब वोट पड़ेंगे वो विकास के नाम पे पड़ेंगे और राजस्थान में जो 20 महीने की सरकार है उसकी उपलब्धियों की दम पे ही हम शानदार जीत हासिल करेंगे। भाई, आपने मेरे सवाल का सटीक जवाब नहीं दिया कि जिस प्रकार से उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला और उन्होंने कहा कि मेरे आशीर्वाद दीजिए, तो क्या लगता है कि ये लोग हैं कौन, ये कहाँ से? क्योंकि अगर देवली उनियाड़ा की बात की जाए तो तकरीबन 60,000 वोट लाके उन्होंने कांग्रेस बीजेपी दोनों को डैमेज किया। खैर, वहां से जीत किसकी हुई वो अलग बात है। पूरी इस वीडियो के अंदर में खास तौर पर उन्होंने उन लोगों का आह्वान किया है कि जो अंता पहुंचे, तो आखिर में है कौन ये लोग? देखिए, चुनाव का मनोविज्ञान समझने की आवश्यकता है इस मामले में। एक दल को, एक व्यक्ति को चुनाव जीतना होता है और निश्चित रूप से हमारे विकास के मॉडल के ऊपर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी के अलग इतर जो वोट हैं वो किसी ना किसी को पड़ेंगे। उनियारा के अंदर भी यही हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं थे वो कांग्रेस को ना जाके नरेश मीणा को चले गए, जिस कारण से इनको इतने वोट आ गए। हाँ, परंतु जाति आधार पे अब विभाजन करना राजस्थान में संभव नहीं है।
उसके लिए चाहे कोई भी राजस्थान का नेता कोशिश कर ले। अभी हमने पिछले उपचुनाव जो 7 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, हमने उसमें साबित करके दिखाया खींवसर, जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल जी अपने आप गढ़ समझते थे, उनका होम कस्बा था, पहले एक आध बार जीते भी, वहाँ हनुमान बेनीवाल को हमने हरा के दिखाया। अगर हम अलवर रामगढ़ की बात करें तो जिसके लिए कहते थे कि साहब मेव बाहुल्य है और वहाँ पे जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोट भी ज़्यादा है, ऐसा कहा जाता था, वहाँ हमने जीत हासिल करके दिखाई। और 84 विधानसभा जो जिसमें हम लोग मुख्य चुनाव के अंदर और उससे पिछले 2018 के चुनाव में बड़े अंतर से हारे थे, वहाँ हमने जो हार का अंतर है वो मात्र 10-12 हज़ार तक समेट दिया। तो ये बात तय है कि अब जाति आधार पे वोट नहीं पड़ेंगे और कोई कितना भी हल्ला गुल्ला कर ले, कोई कितने भी क्या नाम है मदारी के डमरू पे नाच के दिखा दे, अब राजस्थान की जनता है वो विकास के आधार पे वोट देगी और केवल मानदेव भजन लाल जी के ऊपर विश्वास जताएगी। उन्होंने कहा है कि तीसरा फ्रंट भी जो है राजस्थान में सक्रिय नहीं हो पाया, लेकिन अब वो तीसरे फ्रंट से भी कह रहे हैं। साथ में उन्होंने अपने वीडियो में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनको कहीं ना कहीं ऑफर दिया जा रहा है चुनाव लड़ने का। कितनी सत्यता है इसके अंदर में? नहीं, सरासर कल्पित बातें हैं। और तीसरा फ्रंट की तो राजस्थान के राजनीतिक इतिहास को हम सब लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने कोशिश की, पर राजस्थान की जो राजनीति है वो द्विदलीय फॉर्मेट के ऊपर है और द्विदलीय फॉर्मेट के अंदर तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि कुछ राजनेता क्षेत्रीय या जातीय आधार पे कोई छोटी मोटी सफलता हासिल करने में सफल रहे, पर कम से कम अभी अंता में तो ऐसा होने नहीं जा रहा, क्योंकि राजस्थान की जनता का जो अभी माइंडसेट है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखता है। मेरा सवाल एक आपसे ये भी है, क्योंकि नरेश मीणा ने शहीद स्मारक पे धरना प्रदर्शन दिया था और अपना सत्याग्रह मौन सत्याग्रह किया था, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो के अंदर अपने कार्यकर्ताओं पे वो लात घुसे चलाते हुए नजर आए। तो क्या लगता है कि एक नेता की जो छवि होती है, नेता जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, उसे इस तरह के कार्यकलाप करने चाहिए? मेरे ख्याल से नरेश मीणा के जो इस प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं और जिस प्रकार के उलझुल बयान देते हैं, उसी के कारण से राजस्थान की जनता ने उसे किनारा कर रखा है। और आज चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो उसको कोई आज की तारीख में नेता मानने को भी तैयार नहीं है। और हम ये देखे हैं, पिछले 25 साल की 20 साल की राजनीति देखे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से जुड़े थे, उसके बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे, उसके बाद में कभी वो चंद्रशेखर आज़ाद की जो हैं चंद्रशेखर रावण, उनकी पार्टी से भी जुड़े। और हमने देखा था किसान आंदोलन के टाइम पे ये कम्युनिस्टों के साथ भी उठ बैठ कर रहे थे। तो मन विचलन है इनका, स्थिरता कहीं नहीं है और राजस्थान की जनता उनके अस्थिर दिमाग को बहुत अच्छे से समझती है। हमारी कई लोगों से भी बात हुई है तो उनका कहना था कि पहले छबड़ा से लड़े, फिर वो देवली उनियाड़ा से लड़े, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जब ये 2 विधानसभा क्षेत्रों के वोटरों के सगे नहीं हो पाए तो अब जाके अंत में ऐसा क्या विशेष कर देंगे, क्योंकि इनकी जो चाल चलन, इनकी जो बात भाषा का संयम जो है वो अति की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। तो क्या लगता है अंता की जनता जो है इस बार कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इनको बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दे? नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कहने जा रहा हूँ कि जमानत जब्त होगी और जो कोई थोड़ी बहुत सफलता इनको उनियारा मिली थी उसकी आधी भी सफलता इनको नहीं मिलने वाली। हाँ ठीक है, ये कुछ जवान बच्चों के दम पे या कुछ एक छोटी मोटी टीम के दम पे हुल्लड़बाजी जरूर करेंगे और किसी न किसी प्रकार चर्चा में अवश्य बने रहेंगे, परंतु वोटर राजस्थान का समझदार है। मैं इस बात को पूरे जिम्मेदारी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जमानत जब्त होगी और कुछ एक सीमित वोटों में ही सलट जाएंगे वो। मेरा आपसे बिल्कुल लास्ट सवाल ये है, क्योंकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि एक नेता को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए और क्रोध को दबा के रखना चाहिए। तो क्या लगता है इनकी वाणी और क्रोध इनका कितना तो फायदा कर सकती है और कितना नुकसान कर सकती है? बिल्कुल 100% नुकसान कर रही है और नुकसान आगे भी करती रहेगी जब तक वो अपने आप में इस प्रकार का सुधार नहीं करेंगे। एक मैच्योर पॉलिटिशियन जैसा नजर नहीं आएगा तब तक राजस्थान की जनता जुड़ने वाली नहीं है। परंतु एक अच्छी बात आपने मेरे को जरूर कही, गहलोत जी का ट्वीट टिकट घोषणा होने से लगभग 24 घंटे पहले आ गया था और गहलोत जी के ट्वीट के साथ ही एक बात जाहिर हो गई थी कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में अभी भी सिर्फ फुटबॉल है, अभी भी अंदर में बहुत अंतर विरोध है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है
कि ये नरेश मीणा जो हैं वो सचिन पायलट के नज़दीक हैं, सचिन पायलट के खासम खास हैं, और इसी कारण से अशोक गहलोत जी ने पहले ही 24 घंटे पहले इशारा कर दिया था कि नरेश मीणा का टिकट नहीं होगा। और कल कांग्रेस का टिकट घोषणा होने के बाद में जिस प्रकार से नरेश मीणा ने स्वयं ने बौखलाहट भरे शब्दों में, अंदाज में अशोक गहलोत और माननीय डोटासरा जी को, दोनों को जिस प्रकार से एक तरह से गाली गलौची किया और अभद्र भाषा के अंदर बोला, उसे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी गहलोत और सचिन पायलट का जो द्वंद्व है वो चरम पे है। बिल्कुल, मेरा एक बिल्कुल जहन में रह गया था, तो एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब आपसे चाहिए होगा, क्योंकि जिस प्रकार से गहलोत और डोटासरा को निशाना बना रहे हैं, बीजेपी को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इनके जितने भी अभी तक बयान सुने जाए नरेश मीणा के, उसमें सचिन पायलट को लेकर उन्होंने कभी भी कोई ऐसे अंतर्गत बयान नहीं दिए। तो कारण क्या लगता है कि सचिन पायलट से नज़दीक है इनकी ज़्यादा है? जैसा वो खुद कहते हैं, हम मीडिया के सामने भी स्वीकार कर चुके हैं और ऐसा प्रतीत भी होता है कि उनके सचिन पायलट से नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा है। परंतु ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि सचिन पायलट से नज़दीकियाँ होने के बावजूद आपको उपचुनाव में देवली उंडियारा में कुछ नहीं मिला, आपको अभी अंता चुनाव में कुछ नहीं मिला, उससे पहले मुख्य चुनाव में कुछ नहीं मिला, जबकि सचिन पायलट जी मुख्य चुनाव के अंदर तो अपने लोगों को, बहुत सारे लोगों को टिकट दिलाने में सफल हुए ही थे। और अगर हम उपचुनाव की बात करें, जो 7 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, उसमें भी सचिन पायलट जी बहुत सारे टिकट दिलाने में सफल हुए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद नरेश मीणा सचिन पायलट के द्वारा छला जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं धोखे का शिकार भी हो रहा है, ऐसा भी प्रतीत होता है। पंकज जी, इसमें ऐसा तो नहीं है कि मीणा होने का फायदा भी मिल सकता है इनको, क्योंकि जिस प्रकार से किरोड़ीलाल मीणा ने नकार दिया, आपके दौसा की जनता ने नकार दिया, छबड़ा की जनता ने नकार दिया, देवली उनियारा की जनता ने नकार दिया, तो मीणा बाहुल, जो मीणा वोटर जिनके दम पे वो आज चुनाव की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मीणा समाज उनको धोखा दे दे? ये बात आज की तारीख में कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा, परंतु मैं एक बात तो बड़ा स्पष्ट तौर पर यहाँ स्वीकार कर सकता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में जातीय राजनीति को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। हालांकि ये बात ठीक है कि बहुत सुधार हुआ है और अब विकास के आधार पर वोट पड़ता है, परंतु फिर भी जातीय राजनीति को नकारा नहीं जा सकता। तो ये थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा जी। पंकज मीणा जी ने साफ तौर पे कहा है कि जातिगत समीकरण के आधार पर राजनीति नहीं की जाती। एक समय था जब जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन अब क्योंकि अंता सीट पे नरेश मीणा जिस प्रकार से चुनाव की तैयारी कर रहा है, उससे लगता है कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 2 दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि एक नेता को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए और साथ ही उसको जनता के बीच में कि सरल स्वभाव का नेता बनना चाहिए, तभी उसकी ऊंचाइयों को पंख लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि नरेश मीणा लगातार जिस प्रकार से अपने बयानों के लेके चर्चा में है, अब आगे समय देखते हैं कि अंता की जनता उनको कितना स्वीकार करती है, कितना अस्वीकार करती है। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।